अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल तिवारी डीवीटी मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूनियन को डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दो सेट के बीच में, और फिर डिफरेंस निकालने के बाद सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है इसको जानेंगे। और फिर इसके बेस पे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट था एक्सरसाइज 1.3 में उसको भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आप लोग अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोगों को पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें पहला ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं यूनियन। क्या पढ़ने वाले हैं जी? यूनियन। तो सेट क्या होता है इसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। फिर ऐसे इसी तरह से हम लोगों ने सबसेट भी पढ़ा, पावर सेट भी पढ़ा, ठीक है। मतलब सेट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थे ऑलमोस्ट पढ़े गए। अब सेट पे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन पे ऑपरेशंस कैसे लगता है उसको सीखते हैं। तो मान लो पहला ऑपरेशन यूनियन का है, ठीक है जी। तो मान लो मुझे दो सेट दे रखा है, तो यूनियन उनमें कैसे पता करते हैं। लेट अस सपोज वी हैव गिवन ए सेट A एंड इन दिस देयर आर 6 मेंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लो हमारे पास कोई दूसरा सेट B है और इसमें भी मान लो 5 मेंबर है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है, ठीक है जी। ये रोस्टर फॉर्म में दो सेट दिए गए हैं, ठीक। इनके बीच यूनियन कैसे निकालते हैं, आइए इसको देखते हैं। ए यूनियन बी की जब बात करते हैं, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो या तो ए में है या तो बी में है, ठीक है। तो ए में कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। बी में कौन कौन से हैं? 4 5 6 7 8। तो 4 5 6 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है ना। उसके बाद 7 और 8 अलग से लिख देंगे, दैट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ऐसे मतलब यूनियन जब निकालते हैं दो सेट का, तो इसमें पहले सेट के भी मेंबर्स को लिखा जाता है और दूसरे सेट के भी मेंबर्स को लिखा जाता है। ध्यान रहे, जो मेंबर दोनों सेट में आते हैं उन्हें एक बार लिखा जाता है, क्योंकि सेट जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें किसी भी टर्म को रिपीट करके नहीं लिखते हैं, केवल एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे चलें, कोई दिक्कत? मतलब अगर ए यूनियन बी किसी के दिमाग में आ रहा है सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इसके लिए, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 इसके लिए, ठीक है। तो जी ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट बार बार नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक। 4 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, 5 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, 6 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो फिर इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के मेंबर होंगे, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। जब हम लोग बात करते हैं ए यूनियन बी की, ठीक, मान लो इस सेट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, कोई दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, ठीक है। और उन सेट में दोनों सेट में x एक मेंबर है, ठीक है। या नंबर ये मान लो x इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज़ x इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो a यूनियन b इज इक्वल टू x सच दैट x इन a और x इन b। नहीं समझ में आया? देखो समझो इसको, मतलब या तो x a में हो या तो x b में हो। a में है तब भी लिखा जाएगा और b में है तब भी लिखा जाएगा, और b अथवा b में है, ठीक है। मतलब a में है अथवा b में है, दोनों x लिखे जाएंगे यहाँ पर। मतलब यहाँ देखो a में जो है उसको भी लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, और b में जो है उसको भी लिखे हैं 4 5 6 7 8। समझ में आया? ये होता है आर का मतलब जो ए में है वो भी लिखा जाएगा अथवा जो बी में है उसको भी लिखा जाएगा, ठीक है जी।
आगे चले, दूसरा ऑपरेशन अपना समझते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे डिस्कस किया जाएगा। लेट अस सपोज फॉर सेम सेट we are not going to change it. Okay जी, let us try to understand. Let us suppose we have find intersection between A and B. ठीक, तो कैसे निकालते हैं A और B का इंटरसेक्शन की जब बात करते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास सेट A है और ये मेरे पास सेट B है, ठीक। तो जब उनके इंटरसेक्शन की बात करते हैं, लेट अस सपोज इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 उसके बाद 4 5 6, ठीक है, ये A के एलिमेंट हो गए। B के एलिमेंट की बात करते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है। ये A में हो गए कौन 1 2 3 4 5 6 और B में हो गए कौन 7 8 और 4 5 6, मतलब 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में होते हैं वो हमारे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अभी वेन डायग्राम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, अभी ये शार्ट में ऐसे समझने के लिए है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को लिखा जाएगा जो दोनों में होंगे, ठीक है। तो दोनों में कौन है 4, और कौन है दोनों में 5, और कौन है दोनों में 6, ठीक है। जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लिखते हैं जो एलिमेंट्स दोनों सेट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 4 5 6। आइए देखते हैं इंटरसेक्शन जब लेते हैं किसी भी दो सेट के लिए, मान लो कहने के लिए पहला सेट A है दूसरा सेट B है, ठीक। इन दोनों सेट की बात नहीं हो रही है, कोई भी दो सेट है उनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो उनके लिए नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा x, ठीक है। x इज नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। x को कैसे डिफाइन करेंगे सच दैट x in A and x in B। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए एंड से, ध्यान से समझिए इस एंड का मतलब A इंटरसेक्शन B जब हम लोग निकालते हैं तो उन x को कंसीडर करते हैं जो x A में है और B में है, मतलब जो x A में है और B में है, दोनों में है, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो, जो x A में है और B में है, ठीक, उनको हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। A में है और B में है, यहां पे ये A में है लेकिन B में नहीं है, ये वाला A में है लेकिन B में नहीं है, तो हमें केवल उन्हीं x को लिखना है जो A में है और B में है, ठीक है, which are in A and in B। क्लियर है जी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, डिफरेंस क्या होता है टू सेट का, ठीक। तो फर्स्ट सेम सेट वी आर गोइंग टू राइट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा पहला सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, दूसरा सेट है B जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8। आइए देखते हैं A माइनस B कैसे निकाला जाता है, ठीक है जी। A माइनस B की जब हम बात करते हैं तो यहां पर उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो केवल A में है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, जो केवल A में है, ठीक है। मतलब A के उन एलिमेंट्स को भी नहीं लिखेंगे जो B में बिलोंग करता है, B के तो कोई मेंबर नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन A के भी वो मेंबर नहीं लिखे जाएंगे जो B में बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब हम A माइनस B की बात करते हैं तो केवल A का मेंबर लिखा जाता है, वो भी केवल वो मेंबर जो B में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। मतलब A में से उन मेंबर्स को निकाल देंगे जो B में बिलोंग करता है। तो A माइनस B की जब बात करेंगे तो A में 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, ठीक है। इसमें से पहला मेंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5 है और छठवां आपका 6 है, ठीक। B की जब बात करते तो 4 5 6 7 8 है, तो 7 8 से हमको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो 4 है 5 है 6 है, इसको यहां से निकाल देंगे, A में से इसको निकाल देंगे, ठीक है। मतलब कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो केवल A में है, B में नहीं होना चाहिए,
समझ में आ रहा है? आगे चलें तो ऐसे यहाँ पे 1 2 और 3 लिखा जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं या इसी को पलट के करते हैं, b minus a लिखते हैं। Let us suppose we have b minus a. So in this case, let us try to understand. We have 4 5 6 7 8 minus 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो केवल b में हैं। जो किसमें है? केवल b में है। ये आपका b है, ये आपका a है। ठीक, तो केवल b में कौन कौन है? 4 केवल b में है क्या? नहीं, 4 a में भी है, तो 4 को नहीं लिखा जाएगा। ठीक, 5 की बात कर लेते हैं, 5 भी a में है तो 5 भी नहीं लिखा जाएगा। 6 की बात कर लेते हैं, 6 भी a में है तो 6 भी नहीं लिखा जाएगा। क्या 7 a में है? क्या 8 a में है? नहीं है ना, तो b माइनस a आपका क्या होगा? b माइनस a 7 और 8 होगा। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला? a माइनस b जो होता है ये b माइनस a के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया जी? आगे चलें। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूनियन पढ़ लिया, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन पढ़ लिया। ठीक, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, उसके बाद डिफरेंस पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? और डिफरेंस पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल। इसको देखो कैसे निकालते हैं। ठीक, अब इसका शेड्यूल्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी देख लें अगर देखना हो तो। a माइनस b को लिखा जाएगा x सच दैट ऐसा x जो a में है, लेकिन वही वाला x जो a में ही है एंड b में नहीं है। ठीक है जी, मतलब वो सारे x लिखे जाएंगे जो a में है, लेकिन उनको छोड़ करके जो b में है। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ पे वो सभी x लिखे गए जो b में a में थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें से 1 2 3 लिखे हम लोग, लेकिन 4 5 6 नहीं लिखे क्योंकि वही वाला x b में भी था। तो ऐसे x को लिखने हैं जो a में है, लेकिन उनमें से उन x को नहीं लिखना है जो b में है। ठीक है जी, तो इसमें से कितना था? 1 2 3 4 5 6 था, तो 4 5 6 b में भी था, तो 4 5 6 को हमने नहीं लिखा और 1 2 3 को a माइनस b में लिख दिया। क्लियर है? आगे चले, कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे चलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को समझते हैं। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? Let us suppose we have given same to set a equals to 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, b equals to 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हमने निकाला a माइनस b। हमने कहा a माइनस b में किसको लिखेंगे और किसको नहीं लिखेंगे? जो a में है, लेकिन a में होना ही केवल कंपल्सरी बात नहीं है, वो वाले एलिमेंट b में नहीं होने चाहिए, ये ध्यान देना है। तो a में ये अकेले हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट जो है वो b में भी हैं, तो इनको नहीं लिखेंगे। तो लिखा क्या जाएगा? a माइनस b में 1 2 3 लिखा जाएगा। ऐसे b माइनस a निकालेंगे जब हम लोग, तो क्या करेंगे जी? जो एलिमेंट केवल b में है, a में नहीं होने चाहिए, तो a में ये है तो ये फिर कट जाएगा, केवल b में कौन बचा? 7 8। ठीक है ना, तो b माइनस a हो गया आपका 7 8। आगे चलें, तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है उसके लिए फार्मूला ये है। a सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। a और b के बीच का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है उसके लिए फार्मूला होता है a माइनस b यूनियन b माइनस a। ठीक है जी, इसको लर्न कर लीजिए। सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला होता है क्या? ये a और b के बीच का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, एक बार a माइनस b निकालो, एक बार b माइनस a निकालो, दोनों का यूनियन कर दो, वही a और b के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। क्लियर है जी? आइए समझ लेते हैं क्या हो जाएगा फिर। ये a माइनस b हमारा क्या है? 1 2 3 आया है। ठीक है, b माइनस a क्या आया है? यूनियन लगाओ पहले, b माइनस a कितना आया है? 7 8 आया है। तो बेसिकली
ए यूनियन बी मेरे पास क्या आ गया 1 2 3 7 और 8। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, समझ में आया जी? आगे चलें, कोई दिक्कत है? Let us try to understand it in set builder form also। ठीक है, for this we are going to make a diagram। मान लो ए मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, दोनों में कितने एलिमेंट हैं? 4 5 6 है। कितने हैं? 4 5 6 है। ठीक है, 4 5 6 के अलावा ए में कितने हैं? 1 2 3 है। ठीक है, बी में कितने हैं? 7 और 8 है। ठीक है, तो a माइनस बी में मैंने कहा जो दोनों में है उसको नहीं लिखा जाएगा, केवल a वाला एलिमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, b माइनस a की जब बात करेंगे तो केवल a वाला एलिमेंट लिखा जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अब दोनों का यूनियन जब निकालेंगे, दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तब भी तो ये वाला एलिमेंट छूट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी तो ये आपका एक नया सेट बन चुका है ना, इतना बोलो, और ये एक नया सेट बन चुका है इतना। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है जब यूनियन निकालेंगे ना, बोलो क्या इससे कोई मतलब है? नहीं है कोई मतलब। जब इससे कोई मतलब नहीं है तो ये यूनियन में भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सेट बिल्डर कैसे बना सकते हैं। लिखेंगे एसिमेट्रिक डिफरेंस B is equals to x such that x in A। ठीक, दो टर्म से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x इन B। ठीक है, x A में है या x B में है, लेकिन एक और कंडीशन है, बट x does not in A and B। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, हमें उन x को लेना है जो या तो A में है या फिर B में है, लेकिन उसमें भी उन x को नहीं लेना है जो दोनों में है। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, A में था। ठीक है, 7 लिए, 8 लिए, ये B में था। 4 5 6 नहीं लिए क्योंकि वो A और B दोनों में था। क्लियर है जी? तो ये है सेट सिमेट्रिक डिफरेंस को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। अब आगे चलें, लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4, but before this we are going to solve exercise 1.3 because कल हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें स्किप कर दिए थे, है ना? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया था। 50 या 55 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अब आगे आओ, आज को हम लोग सॉल्व करते हैं और पहले 1.3 को सॉल्व करेंगे, फिर बचे हुए टाइम में 1.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी? तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.3 का रिमेनिंग क्वेश्चन, जिसमें छठवां क्वेश्चन का 4 पार्ट है, जिसमें से हमने 2 पार्ट कंसीडर किया है। यहाँ पे 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, बाकी 2 पार्ट आप लोग कर सकते हो इसी की बेस पे। तो इसमें है x सच दैट x इन r, और इसमें कंडीशन दी है कि x जो है वो ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है -4 से, मतलब -4 से बड़ा ही होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बट लेस देन r इक्वल्स टू 6 है, 6 से छोटा भी हो सकता है और 6 के बराबर, मतलब 6 तक हो सकता है। ठीक है, मतलब लोअर लिमिट जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ठीक, और अपर लिमिट जो है वो लेस देन आर इक्वलिटी का केस है, और कह रहा है इसको इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कैसे इंटरवल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे इंटरवल कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। जहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या लेस देन का कॉन्सेप्ट होता है उस तरफ इंटरवल
कर्व्ड में बनता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट जहां पे रहता है वहां पे एक कर्व्ड में बनता है। ठीक है जी, आगे चले। लेकिन जहां पे ये कॉन्सेप्ट रहता है, कौन सा, ये वाला, वहां पे ऐसा ब्रैकेट बनता है। ठीक है, इसे ओपन बोला जाता है। ठीक है, एक ही तरफ ओपन है तो सेमी ओपन बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ओपन है तो ओपन बोला जाता है। अगर एक ही तरफ क्लोज या सेमी क्लोज बोल सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ क्लोज है तो क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है। क्लियर है जी, आगे चले। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यक्स जो है वो -4 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। ठीक है, ये वाला कंडीशन है। ओके, तो ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन आर इक्वल्स टू 6। तो लेस देन आर इक्वल्स टू के केस में कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। इधर ऐसे कर लेते हैं, पलट देते हैं इसको। ठीक है, एक तरफ ही बंद करोगे एक तरफ खोलोगे ना, बोलो। तो लेस देन आर इक्वल्स टू का केस में हमारा ब्रैकेट इधर से हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो आगे चलते हैं, एक दूसरे में देखते हैं और इन डिटेल इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यक्स जो है वो -12 से बड़ा है। ठीक है, -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह से चलेगा। मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर का कॉन्सेप्ट होगा तो एक तरफ ऐसे बनेगा, एक तरफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर लेस देन आर इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है तो ये वाला बनेगा। ठीक है, एक तरफ लेस है, एक तरफ इक्वल्स टू का सिंबल, मतलब जिस तरफ इस इक्वल टू मिल जाएगा वहां ऐसे ब्रैकेट बनाना है, जहां इक्वल टू नहीं मिलेगा वहां पे कर्व्ड टाइप में ब्रैकेट बनाना। दैट इज सिंपल टर्म, बस ऐसे समझो, इसको अलग से याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट समझ में आया। अगला क्वेश्चन 7 जो है ये कह रहा है कि मतलब इंटरवल में कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा -3, 0, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर में ना इंटरवल कैसे बना अभी हम लोगों ने सीखा। -4 जब लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर का कॉन्सेप्ट था, -4 के साथ ऐसा ब्रैकेट बना। 6 जब लिए तो 6 के साथ कैसा ब्रैकेट बना, ऐसा बना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ था। ठीक, ऐसे अगले में जो बात कर रहे थे तो -12 ऐसे कुछ बना था। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट नंबर जो है -10 उसके साथ भी यही ब्रैकेट बना था। ठीक है जी, आगे चलिए। कोई दिक्कत है, अब हमें कुछ ऐसा ही फिर मिला है। -3, 0 है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे लिखा जाएगा x such that x in r, रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरवल एनालिसिस हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किए थे वो रियल एनालिसिस के लिए, मतलब रियल नंबर्स के लिए ही पढ़ा गया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। x such that x in r, और वो x किस प्रकार से डिफाइन है, वो x जो है हमारा ये ग्रेटर देन है -3 से। किससे ग्रेटर देन है, -3 से। तो क्या बताओ यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये ब्रैकेट कैसा है, ये ब्रैकेट ऐसा है। अगर ब्रैकेट ऐसे होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वलिटी भी लगा देते, बट ऐसा ब्रैकेट नहीं है इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, x किससे छोटा है, 0 से। क्या ये बताओ यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल लग सकता है, नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट ऐसा है। अगर ब्रैकेट ऐसा होता तो इक्वलिटी लगता, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए यहाँ में इक्वलिटी नहीं लगेगा। समझ में आया। नेक्स्ट चलें करें, अगला है हमारा -23, -5। आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे x किस प्रकार से डिफाइन है, पहली बात तो x रियल नंबर में है। ठीक है, उसके बाद x किस इंटरवल में डिफाइन है। इंटरवल जो है हमारा वो -23 से लेकर के 5 का है। अब यहाँ पे चेक करना है कौन से में इक्वल टू लगेगा और कौन से में इक्वल टू नहीं लगेगा। तो उसके लिए पता करेंगे ब्रैकेट कौन सा, पहला वाला ब्रैकेट ऐसे है, दूसरा वाला ऐसे है, तो पहले वाले में इक्वल टू लगेगा, दूसरे वाले में इक्वल टू नहीं लगेगा। ठीक है जी, यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, अपना ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड दैट इज दिस इज द रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन इंटरवल। ठीक है जी,
अब अपन लोग सॉल्व करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.4, क्योंकि अब इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन थिंकिंग आपको जवाब देना है। क्लियर है? आगे चलें, इनको सॉल्व नहीं करना है। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट है जिसमें से हमने 2 उठाया है। पहला जो है वो रोस्टर फॉर्म में है, इसमें यूनियन निकाला। दूसरा सेट बिल्डर का एक उठाया है, उसका यूनियन निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मतलब 2 सेट दिया है और कह रहा है इसका यूनियन बताइए। ठीक है, तो जो रोस्टर वाला है इसका तो यूनियन आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे x यूनियन y बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है x में 1 3 5 है, y में 1 2 3 है। तो मैंने कहा यूनियन के केस में वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो या तो x में होंगे या तो y में होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो दोनों में उसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ सिमेट्रिक डिफरेंस में हो जाता है, याद रखना है इस बात को। आगे चलते हैं, तो x = 1 3 5 है, तो इसमें क्या है, 1 है 3 है 5 है। ठीक, फिर इसमें क्या है, 1 2 3 है, तो 1 तो ऑलरेडी लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। 3 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा कौन है, 2 बचा है। अगर इसे ऑर्डर में कर लेंगे तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 5। ये हुआ हमारा x यूनियन y। अब आइए देखते हैं, अगर हमें 2 सेट दिया है और वो दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और उनका यूनियन जब हम निकालते हैं तो वो यूनियन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो फॉर दिस सबसे पहले हम लोगों को इन गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे करना पड़ेगा। और देखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहला सेट जो A है वो डिफाइन है किस प्रकार से, x such that x is a natural number and multiple of 3, मतलब x नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, तो 3 का पहला मल्टीपल खुद 3 होता है। ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद ऐसे अप टू सो ऑन चलते चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं दिया है कि कहां तक जाना है। ठीक है, दूसरा सेट जो बी डिफाइन है वो किस प्रकार से डिफाइन है, कह रहे हैं x such that x is a natural number, लेकिन वो नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। यहाँ पे देखिए लेस देन 6 लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 6 नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 6 जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो बी सेट में हमारे पास कौन कौन एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 और 5 होंगे। ठीक, हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो A यूनियन B में क्या होगा, चलो निकालते हैं। पहले B वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, अब एक ही एलिमेंट चलो लिखना शुरू करते हैं। 3 है, ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगला एलिमेंट 6 है। ठीक है, अगला एलिमेंट 9 है, अगला एलिमेंट 12 है। ऐसे आप अगला एलिमेंट 3 बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे अप टू सो ऑन हम लोग दिखा देंगे। ये इसका A यूनियन B हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में जो टर्म गिवन है उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका यूनियन लिखेंगे। यूनियन लिखते समय ध्यान रहे जो फाइनाइट सेट है उसको सबसे पहले अगर लिखो तो बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट सेट को, फिर अगर उनका अरेंजमेंट इधर उधर हो जाता है, मान लो यहाँ पे 1 2 उसके बाद 4 आ जाता है, फिर 6 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले सेट में 3 5 होता तो फिर वो 3 5 बाद में लिखते तो अगले लाइन में उसका अरेंजमेंट सही कर लेते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि इसका अरेंजमेंट जब चाहे हम लोग सही कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने ही होंगे ना। आगे चला जाए, कोई दिक्कत है? ये A यूनियन भी समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है हमारे पास 2 सेट गिवन है, सेट A और सेट B, और पूछ रहा है कि क्या सेट A सेट B का सबसेट है। तो ये सबसेट वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या A जो है वो B का सबसेट है, मतलब क्या A में जो एलिमेंट है वो B के ही एलिमेंट है, मतलब B से ही बना है क्या सेट A। तो बिल्कुल सेट A में A और B है और सेट B में भी A और B है, मतलब B से A को बनाया जा सकता है। क्लियर है? B से A को बनाया जा सकता है, इसका मतलब सेट A B का सबसेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, S।
समझ में आया? नहीं आया? सबसेट वाला मेरा वीडियो आप लोग देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा, जस्ट इस वीडियो से प्रीवियस वाला वीडियो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा? वेरी सिंपल, ए यूनियन बी, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अभी बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, तो बी में ए ऑलरेडी लिख चुके हो, बी ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक है, बचा सी, सी को भी लिख देंगे, ए यूनियन बी हो गया हमारा। ये प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ा जाए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे पूछ रहा है अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, और वो इस प्रकार से है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? सबसे पहले हमको दो सेट ऐसे पता करने हैं जिसमें पहला वाला सेट जो है ना वो दूसरे सेट के ही एलिमेंट से बना है। ठीक, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सेट बी जो है वो हमारा ए ई आई ओ यू है। ठीक है, मान लो सेट बी हमारा ए ई आई ओ यू है। ठीक है, उसके बाद मान लो सेट ए को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करें कि उसमें इन्हीं यही एलिमेंट आए। ठीक है, तो मान लो सेट ए में हमारे पास ए है, ई है और आई है, तो यहाँ पे ए जो है वो बी से ही बना है, पक्का ना? यहाँ पे ए जो है वो बी के ही एलिमेंट से बना है, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, जो कि कंडीशन यहाँ पे दिया है। ठीक, तो जब ऐसे हमें कंडीशन दिया हो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से है। ठीक है, मतलब बी का सबसेट है ए, तो सबसे पहले सेट बी को लिखेंगे हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेट ए जो लिखेंगे वो बी के ही मेंबर से बनाएंगे, तो यहाँ पे जो सेट ए बना है वो बी के ही मेंबर से बना है, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। आगे चले, ए बी का सबसेट हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है ए यूनियन बी क्या आता है। ए यूनियन बी क्या आता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ए यूनियन बी क्या आता है। पहले ए के एलिमेंट लिख दिए, ए ई आई। ठीक, उसके बाद बी के एलिमेंट ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, ई ऑलरेडी लिख चुके हैं, आई ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा क्या ओ और यू, तो ओ यू लिख देंगे। बेसिकली ए यूनियन बी में आप किसके एलिमेंट देख रहे हो? सारे एलिमेंट्स किसके हैं? बी के हैं। किसके हैं? बी के हैं। तो मतलब अगर ऐसा सिचुएशन दिया है हमें कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो अगर दोनों का यूनियन निकालेंगे ना, तो ये जिसका सबसेट रहेगा पहला वाला सेट, वही सेट यूनियन में आता है हमेशा। ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, या फिर आप इसी एग्जांपल के थ्रू कोई छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमको दिया था ए बी, उसके बाद ए बी सी। ठीक है, और उसमें पूछा था कि ए सबसेट बी है कि नहीं, ये बताना था, तो हमने प्रूव किया था यस है सबसेट बी, क्योंकि बी के एलिमेंट से ए बना है। ठीक है, इतना छोटा सा एग्जांपल हमको मिल गया। अब यहाँ पे ए यूनियन बी निकाल लो, ए यूनियन बी ए बी सी आएगा, निकाले भी थे हम लोग। ठीक है, तो ए बी सी किसका मेंबर है? बी का ही तो मेंबर है। ए यूनियन बी, अगर बी का सबसेट है ए, तो ए यूनियन बी केवल बी आता है। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे पास 4 सेट दिया है। क्या दिया है? 4 सेट दिया है। उन्हीं 4 सेट के बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन हमसे पूछा है, जिसमें आपस में कुछ सेट्स का यूनियन निकालना है। ठीक है, तो उसमें से हमने 2 क्वेश्चन ले लिया है, जिसमें से पहला है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, ए यूनियन बी कितना होगा हमारे पास? अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी बराबर कितना होगा? आइए देखते हैं। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इसमें से 3 4 5 6, तो 3 4 ऑलरेडी लिखा गया है, 5 6 हो गया, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब इसी ए यूनियन बी का यूनियन कर देंगे हम किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, किसके साथ कर देंगे? सी के साथ। मतलब ये वाला जो सेट आया है ए यूनियन बी, इसका यूनियन करेंगे सी के साथ। ठीक, तो पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे 5 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, आगे का एलिमेंट 7 और 8 बचा है, तो 7 8 लिख देंगे।
नहीं समझ में आया जी? जब इस तरह से तीन सेट का यूनियन आपस में निकालना है तो पहले दो सेट का यूनियन निकाल लो, फिर जो वैल्यू आए उसका यूनियन कर दो किसके साथ, बचे हुए सेट यानी कि सी के साथ, 5 6 7 8 के साथ। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, एक यूनियन और लग जाएगा। ठीक है, आगे चलें, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे अगला कर सकते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी को। आइए देखते हैं बी यूनियन सी सबसे पहले क्या होगा। बी यूनियन सी हो जाएगा 3 4 5 6 और 7 8। 3 4 5 6 7 8। क्यों 7 8? क्योंकि ये 5 6 एक बार इसमें लिख चुके हो। ठीक है ना, आगे चले, बी यूनियन सी हो गया। अब इसका यूनियन करना है डी से, तो 7 8 भी एक बार लिख चुके हो। ठीक, तो बचा क्या, 9 10 यहाँ पे और उतर जाएगा। ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। आगे चला जाए जी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कुछ दिया नहीं है। कह रहा है प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है वहां जहां यूनियन लगा है वहां आपको इंटरसेक्शन लगाना है। तो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ फिर से पिक किया है। ठीक, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको कैसे करेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 3 4 और 3 4। ठीक है, ये दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो मेरे पास आ गया 3 4। ठीक है जी, अब ए इंटरसेक्शन बी जो आया है इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ करना है। किसके साथ करना है, सी के साथ, यानी कि 5 6 7 8। अब हमको ट्राई करना है क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है? जी बिल्कुल नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आया हमारा, 5 आया। क्या आया, 5 आया। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, चलो बताओ। 5 दोनों में है, 6 दोनों में, 5 दोनों में, 6 दोनों में, तो 5 6 हो गया। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन कर देंगे किसके साथ, डी के साथ। डी हमारे पास क्या है, 7 8 9 10। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है जी, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? 5 इसमें, क्या 5 इसमें है? नहीं है। 6 इसमें है, क्या 6 इसमें है? और इसके पास और कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो कॉमन कुछ नहीं, मतलब ये भी आपका आंसर 5 हो गया। आगे चलें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 सेट गिवन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या है, 4 सेट गिवन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इन सेट को एक काम करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मान लो सेट ए जो कि लिखा है x such that x is a natural number, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है जी, फिर ऐसे बात करते हैं b की। b का मतलब क्या हो गया, x such that x is a even natural number। तो even natural number यानी कि 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है जी, अगले में सी हमारा जो है वो क्या है, x such that x is an odd natural number। and यहाँ पे भी n लगेगा, an even natural number। ठीक है, x such that x is an odd natural number। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ये ऐसे चलता चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा d, x such that x is a प्राइम नंबर। उस दिन हम लोग प्राइम नंबर का सेट बनाए थे, याद है, 2 3 5 7 11, उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर अप टू सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है जी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आइए देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमें वो एलिमेंट चाहिए जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की जब बात करेंगे तो हमको वो एलिमेंट चाहिए जो ए में भी है और बी में भी है। तो क्या 1 दोनों में है, नहीं है। क्या 2 दोनों में है, बिल्कुल है। 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे इवन नेचुरल नंबर आते चले जा रहे हैं।
मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये बेसिकली बी के ही बराबर होगा। क्लियर है जी, समझ में आया, कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ पे भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी जो होता है वो बी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको पढ़े थे हम लोग, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी जो होता है वो बी के बराबर होता है। ठीक, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें ना तो ये ए के बराबर होता है, मतलब जो सबसेट होता है वो वैल्यू इधर आ जाती है। क्लियर है, ये टर्म और लर्न किया जा सकता है, ये दो फार्मूले हैं। मतलब अगर ए और बी दो सेट इस प्रकार से हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो अगर ए यूनियन बी करेंगे तो बड़ा वाला सेट यानी कि बी आएगा यहां पर जिसका सबसेट है वो। ठीक, और अगर इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला सेट जो सबसेट बना है ना वो वाला सेट यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है जी, तो नेचुरल नंबर का बेसिकली ये सबसेट होता है। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का सबसेट होता है। देखो इन्हीं नेचुरल नंबर से ये भी बना है, मतलब 2 यहां पर है, 4 यहां पर है, 6 यहां पर है, 8 यहां पर है, इसी प्रकार 10 यहां पर होगा, या कोई भी इवन नेचुरल नंबर लोगे सभी इसमें अवेलेबल होंगे। मतलब इसी सेट के एलिमेंट से ये वाला सेट बनाया गया है। मतलब इस केस में B जो है वो A का सबसेट है, इस केस में B जो है वो A का सबसेट है, A B का सबसेट नहीं है। ठीक, मतलब A के ही एलिमेंट से B को बनाया जा सकता है, अतः B यहाँ पर सबसेट है। किसका? जिसके एलिमेंट से ये बनाया जा सकता है, मतलब A के एलिमेंट से बनाया जा सकता है तो ये A का सबसेट है। ठीक, तो इसका मतलब B इंटरसेक्शन अगर A हम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? B ही आएगी ना भैया, वही तो आई है। कोई कंफ्यूजन है? अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो जैसे ये B को डिफाइन किया सेम वैसे उसी प्रकार से डिफाइन कर दो, x such that x is an even natural number। ठीक है, आगे चलें, अगला निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, या अब इसको आप लोग करिएगा इंटरसेक्शन डी भी करिएगा। आइए बी और सी के बीच एक देख लेते हैं और एक अलग जो हो और थोड़ा सा सी और डी के बीच एक देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। यहां पे क्या देखेंगे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा। बी इंटरसेक्शन सी की जब बात करेंगे हम लोग, ओ यार डी तो डिलीट हो गया, डिलीट नहीं करना है भैया, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है, 11 लिखना है, 13 लिखना है, 17 मतलब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमको क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। आइए ट्राई करते हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। बी में कौन कौन है? 2 4 6 मतलब इवन नेचुरल नंबर है। सी में कौन कौन है? ऑड नेचुरल नंबर है। दोनों में कॉमन क्या है? इधर इवन नहीं है, इधर ऑड नहीं है, तो मतलब कॉमन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये सेट कैसा है? बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। अगर बी इंटरसेक्शन डी की बात करें, इसको भी जरा देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है। तो बी इंटरसेक्शन डी में कुछ मिलने वाला है। बी जो है वो आपका इवन नेचुरल नंबर का सेट है, डी जो है वो आपका प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, बी जो है वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, डी आपका प्राइम नंबर का सेट है। तो ध्यान देना, प्राइम नंबर के सेट में भी एक इवन नंबर होता है 2। ठीक है, 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। तो इन दोनों सेट में, इवन नंबर के सेट और प्राइम नंबर के सेट में केवल 2 कॉमन मिलेगा, और उसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। बाकी सब एलिमेंट यहाँ पर ऑड होंगे, ये सब इवन है। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? सॉरी, बी इंटरसेक्शन डी कितना होगा? 2 होगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट है हमारा सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। आइए इसको ट्राई करते हैं, व्हाट विल बी दिस। तो सी इंटरसेक्शन डी की जब बात करेंगे, सी इंटरसेक्शन डी में हमारे पास एक चीज स्पेशल कॉमन होगा। क्या? ये 3 5 7 11 13 17 19 मतलब सभी आपके प्राइम नंबर्स आएंगे इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, सभी आपके प्राइम नंबर आएंगे इंस्टेड ऑफ 2। तो यहां पे लिख सकते हैं 3 5 7 11
उसके बाद 13, फिर 17 भी है, उसके बाद 19, ठीक है, ऐसे 23, फिर अप टू 100 ऐसे चलते चलेगा। ये मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं वो कॉमन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन सभी ऑड नंबर का ही तो सेट होता है प्राइम नंबर भी। ऑड नंबर ही तो होते हैं प्राइम नंबर। अगर 2 को छोड़ दिया जाए, 2 के अतिरिक्त जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड होते हैं, इवन नहीं होते। और ऑड नंबर में ये सारे आएंगे इस सेट में। 5 भी इस सेट में आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा, 23 भी आएगा। तो ये अगर ऑड है, ऑड नंबर का अगर सेट ही पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आना ही पड़ेगा इनको ना। तो मतलब अगर प्राइम नंबर को छोड़ दें, कौन से? 2 को, तो इसके अतिरिक्त जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास, वो सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर के सेट में आते हैं। इसलिए सी इंटरसेक्शन डी की जब बात करेंगे तो 2 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। मान लो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, x such that x is a prime number where लगा देंगे यहां पर, where x is या फिर x does not equals to 2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है जी? आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमको बताना है which of the following pair of sets are disjoint। मतलब यहाँ पे 2 सेट का पेयर दिया है और हमको बताना है कि इसमें से कौन से 2 ऐसे पेयर हैं जो डिसजॉइंट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जब डिसजॉइंट पेयर की बात करते हैं, कैसे पेयर की बात करते हैं? डिसजॉइंट पेयर की बात करते हैं। तो अगर उनके बीच हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो वो इंटरसेक्शन हाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो इंटरसेक्शन हाई आना चाहिए। अगर ऐसा है 2 सेट के बीच का इंटरसेक्शन हाई आ रहा है तो ऐसे 2 सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले क्वेश्चन में है हमारे पास पहला पेयर है 1 2 3 4 और दूसरा पेयर जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, अगर उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? x such that x is a natural number and x की वैल्यू जो है वो 4 से लेकर के 6 तक है। 4 से लेकर के 6 तक है, मतलब 4 5 6 है। तो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें, पहले और दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालें, मान लो ये सेट A है और ये सेट B है, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पर कितना आएगा जी? चलो बताओ, 1 दोनों में है क्या? नहीं है, मतलब नहीं लिखा जाएगा। B नहीं है, 3 मतलब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 4 जो है, लेकिन ये दोनों में है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आ गया which is not equals to हाई। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगला ट्राई करते हैं ए ई आई ओ यू। दूसरा क्या है? ए ई आई ओ यू दिया है, उसके बाद सी डी ई एफ दिया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाले, पहले सेट को ए मान ले, दूसरे को बी मान ले, तो ए दोनों में नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। ई है दोनों में, ठीक है। उसके बाद आई दोनों में नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। ओ दोनों में नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। यू नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एक कॉमन एलिमेंट दोनों में है। इसका मतलब ये भी 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगला ट्राई करते हैं x such that x is an even even integer। तो इवन इंटीजर की बात करेंगे तो -2 या -4 ऐसे टाइप का हो सकता है ना इधर। उसके बाद 0 1 2 0 को नहीं भी कंसीडर करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कहां कंसीडर किया जा रहा है? 2 मान लो है, 4 है, 6 है, फिर 8 है, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर गिवन है, ठीक है। इवन इंटीजर की मान लो पॉजिटिव इवन यहां पे कंसीडर कर रहे हैं केवल, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दो। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इवन और ऑड के कंपेयर में, मतलब इवन और ऑड का जब केस था नेचुरल नंबर के केस में, वहां पे जब हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाला तो वैल्यू क्या आई थी? 5 आई थी। सेम केस इंटीजर के केस में भी होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाओगे तब भी, जैसे पॉजिटिव के लिए 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 2 इधर 1 3 5 7 चल रहा है, इधर 2 4 6 8 चल रहा है। तो इसमें कॉमन अगर ढूंढोगे तो कुछ कॉमन नहीं मिला था ना पॉजिटिव के केस में। अगर यहाँ पे नेगेटिव भी लगा देंगे तो क्या कुछ कॉमन मिलेगा? मतलब इवन इंटीजर और इवन ऑड इंटीजर के बीच भी कुछ कॉमन
नहीं होगा, मतलब इस केस में A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होगा, और जहां पर A इंटरसेक्शन B 5 होगा मेरा वो वाला सेट कैसा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। कैसा सेट होगा जी, डिसजॉइंट सेट होगा। आगे चला जाए, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो ये रहे हमारे आगे क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में 4 सेट दिया है। ठीक है, कितना सेट दिया है, 4 सेट दिया है, A B C और D, जिसमें से ढेर सारा क्वेश्चन, इसमें 12 क्वेश्चन टोटल पूछा है। ठीक, उसमें पूछ रहा है कहीं A माइनस B, कहीं A माइनस C, कहीं A माइनस D। तो चलो 2-3 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, तो आइए सबसे पहले A माइनस B को यहाँ पे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A माइनस B को निकालते। तो हमने कहा जब A माइनस B हम सॉल्व करेंगे तो केवल A का एलिमेंट लिखा जाएगा, B का एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन A का भी केवल वही एलिमेंट लिखा जाएगा जो B में नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं A माइनस B में कौन कौन एलिमेंट हमको कॉमन मिलने वाला है। ठीक, तो 3 A में है लेकिन B में नहीं है, इसका मतलब 3 लिखा जाएगा। ठीक, 6 A में है लेकिन B में नहीं है, इसका मतलब 6 भी लिखा जाएगा। 9 A में है लेकिन B में नहीं है, इसका मतलब 9 भी लिखा जाएगा। 12 A में भी है और 12 B में भी है, इसका मतलब 12 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 15 A में है, B में नहीं है, तो 15 लिखा जाएगा। 18 A में है, B में नहीं है, तो 18 भी लिखा जाएगा। फिर 21 A में है, B में नहीं है, तो 21 भी लिखा जाएगा। ये हुआ हमारा A माइनस B। इसी प्रकार मान लो अगला हमको निकालना है D माइनस A। क्या निकालना है, D माइनस A। तो अब कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा, जो एलिमेंट केवल D में होगा, A में नहीं होगा। किससे कंपेयर करेंगे, A से। तो A में जो नहीं है और D में है, ऐसा एलिमेंट D माइनस A में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं। D में हमारे पास है 5, 10, 15 और 20। आइए इसमें से देखते हैं कौन सा A में है। 5 क्या A में है, नहीं है, मतलब 5 को लिखेंगे। ठीक है, 10 क्या A में है, नहीं है, इसका मतलब 10 भी लिखा जाएगा। 15 क्या A में है, जी बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, इसका मतलब 15 को नहीं लिखेंगे। 20 क्या A में है, जी नहीं, 20 A में नहीं है, इसलिए यहाँ पर 20 लिखा जाएगा। ऐसे ही मान लो हमारा अगला है C माइनस D निकालना है। क्या निकालना है जी, C माइनस D निकालना है। इसमें क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो C में तो है लेकिन D में नहीं है। तो आइए उन एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, C में कौन सा है और D में नहीं है। तो D में हमारे पास 4 एलिमेंट, उन्हीं को देख लेते हैं C में है कि नहीं है। तो 5 C में नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है, 5 का ढूंढना ही नहीं है हमको। अब चेक करेंगे 10 है यहाँ पे, मतलब C में 10 जो है वो D में भी है, तो 10 को नहीं लिखेंगे C में से। ठीक, अगला 20, 15 वाला भी इसमें नहीं है, तो 15 से कोई मतलब नहीं है। 20 वाला भी इसमें नहीं, तो 20 से कोई मतलब नहीं। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या था, मतलब जो एलिमेंट C में तो हो लेकिन D में नहीं हो, उसे C माइनस D में लिखेंगे। तो C में ये सारे एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो D में भी है, तो उस एलिमेंट को नहीं लिखना है C माइनस D में। ठीक, उसके अतिरिक्त जितने एलिमेंट्स हैं हम सबको लिखेंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10 नहीं लिखा जाएगा, 12, 14, 16, ये हमारा C माइनस D हो जाएगा। समझ में आया जी? आगे चलें। C माइनस D में उन एलिमेंट्स को लिखना है जो केवल C में है, D में नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 सेट हमको दिया है। पहला सेट है यक्स, और यक्स में एलिमेंट है A B C D। दूसरा सेट है Y, Y में एलिमेंट है F B D Z। हमको निकालना है x माइनस y। तो x माइनस y क्या होगा, पहला हमको निकालना है x माइनस y। x माइनस y का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जो केवल x में है लेकिन y में नहीं है। ऐसे एलिमेंट जो x में है लेकिन y में नहीं है। ठीक है, अगर y में भी वो x वाला एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को छोड़ देंगे। ठीक, तो a b c d, इसमें से b और d जो है ना ये y में भी है। x माइनस y में क्या लिखेंगे, x वाला एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन x वाला वो एलिमेंट लिखेंगे जो y में नहीं होगा। तो कौन सा एलिमेंट है, a और c है। ऐसे जब y माइनस x की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, y माइनस x की, तो क्या होगा, हम y वाला एलिमेंट लिखेंगे। किसका एलिमेंट लिखेंगे, y वाला एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन y वाला वही एलिमेंट केवल लिखा जाएगा जो x में नहीं होगा। तो x में b और d है,
तो y का बचा हुआ एलिमेंट कौन है? f और g। ये हो गया हमारा y माइनस 6। हमारा अगला क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन y। चलो जरा x इंटरसेक्शन y की बात करते हैं। तो इस केस में कौन सा एलिमेंट लिखा जाता है? जो दोनों में होता है। कौन सा एलिमेंट लिखा जाता है? जो दोनों में होता है। तो दोनों में यहाँ पे b है और दोनों में d है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो सेट इस प्रकार से दिया है। एक जो है सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है, दूसरा सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात हो रही है। क्या हो रही है? एक सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है और एक सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात हो रही है। और कह रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर को घटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आइए इसको समझते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन से। कैसे समझेंगे इसको? सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन से। रियल नंबर का सेट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास रेशनल नंबर का सेट Q दिया है, ठीक है, Q में मेंबर मान लो हमारे पास 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन ऐसे मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 भी आता है। ओके, तो दूसरा सेट ऑफ इरेशनल नंबर T दिया है जिसमें हमारा आता है √2, √3, √5, √7 या पाई वही टाइप का जो नंबर आता है 200। ठीक है, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर होता क्या है एक्चुअल में? रियल नंबर इन सब का कलेक्शन होता है। मतलब अगर 0 यहाँ पे लें, 1 यहाँ पे लें, 1/2 यहाँ पे लें, √2 यहाँ पर लें, तो ऐसे ही -1/2 यहाँ पर लें, -1 यहाँ पर लें, -√2 यहाँ पर लें, अप टू सो ऑन ये इधर भी ऐसे जाएगा और अप टू सो ऑन ये इधर भी ऐसे जाएगा। ठीक है, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें हमारा रेशनल भी है और इरेशनल भी है। ठीक, तो रेशनल में हमारा ये भी आता है, रेशनल में हमारा ये भी आता है। ठीक है, ये लेकिन रेशनल में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे √3 रेशनल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं हमसे? R में से Q को निकाल दो। R में से किसको निकाल दो? Q को निकाल दो। जब R में से Q को निकालोगे मतलब ये 0 निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा, -1/2 निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह के जो भी नंबर होंगे, रेशनल वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर निकल जाएंगे। बचेगा कौन? देखो R में मतलब हमको क्या लिखना है? R माइनस Q में क्या लिखेंगे? हम R के उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो Q में नहीं होगा। ठीक है, R के उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो Q में नहीं होगा। तो ये सब तो Q में है ना, तो इन सबको नहीं लिखा जाएगा। तो इनके अतिरिक्त जो बचेंगे वो क्या होंगे? √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, √7 होगा, ऐसे टू सो ऑन। यही कहीं पाई भी होगा। ठीक है, बीच में ही पाई हो जाएगा √2 और √3 के बीच में। ठीक है, ऐसे पाई भी होगा आपका। ये जो है ये सेट आपका R माइनस Q होगा जिसे T से भी डिनोट किया जाता है, which is also known as set of irrational number। सेट ब्यूलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x such that x is irrational numbers। क्लियर है जी? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार वीडियो बनाने में देख रहे हो कितना पसीना छूट रहा है, बहुत मेहनत लगती है यार। इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या हो जाएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह से और वीडियो आप लोगों के लिए ले आते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।